नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, वनक्कम। दिस इज पूजा जायसवाल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कलाम सीयूईटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इकोसिस्टम और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को, आप जब देखोगे अपने बोर्ड में तो वहां पर आपने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें काम में आ रही है। तो हम ज्यादा से ज्यादा, मेरा टारगेट ही था, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे। जिनको भी रिकॉर्डेड कोर्स खरीदना है, जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड कोर्स खरीद सकते हैं। उसके लिए मैं सेशन के लास्ट में आपको बता दूंगी कि आप कहां से रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं विदाउट एनी डिले। हमारा पहला क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, मोस्टली अपराइट, मोस्टली इन्वर्टेड, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, अधिकतर सीधा या अधिकतर उल्टा। कैसा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी? कैसा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी? कैसा होता है? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी बच्चे हमेशा आपको कैसा मिलेगा? हमेशा अपराइट ही मिलेगा, हमेशा सीधा ही मिलेगा। देखो, लिंडमैन लॉ ने क्या बताया था? लिंडमैन लॉ ने क्या बताया था? लिंडमैन लॉ को हम 10% लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, लिंडमैन लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हमेशा ऊर्जा आपको घटते हुए दिखाई देगी। क्यों घटते हुए दिखाई देती है? जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासेस है। ठीक है, ग्रास को किसने खाया? कैटरपिलर ने खाया। कैटरपिलर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया? हॉक ने खाया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऊर्जा बनाई। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो ऊर्जा बनती है उसे हम बोलते हैं जीपीपी। जीपीपी का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब ये ग्रास है जितना भी ऊर्जा बनाई उसमें से कुछ ऊर्जा को तो ये यूज करेगी। किसके लिए यूज करेगी? रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगी, श्वसन के लिए यूज करेगी। मतलब अगर 100% ऊर्जा यहाँ पर बन रहा है, उसमें से ऊर्जा जो है खपत भी होगा ग्रास के द्वारा, वो अपने दैनिक क्रिया के लिए यूज करेगी। तो जीपीपी से हम क्या माइनस करते हैं? रेस्पिरेशन को माइनस करते हैं और हमें क्या मिलता है? एनपीपी मिलता है। एनपीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो ये जो एनपीपी है ये किसमें ट्रांसफर होगा? जो कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर को कौन सी ऊर्जा मिल रही है? जीपीपी मिल रही है कि एनपीपी? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैटरपिलर के पास आता है। अब कैटरपिलर भी वैसा ही करेगा कि कैटरपिलर जब यहाँ पर अपना जो भी ऊर्जा इसको मिल रही है उसमें से कुछ ऊर्जा को ये खपत करेगा और बाकी ऊर्जा जाएगी फ्रॉग के पास। मतलब हर बार आपको दिख रहा है ऊर्जा खपत हो रही है, ऊर्जा बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही, ऊर्जा आपको खपत होते हुए दिखाई देगी। हर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ऊर्जा ही जा रही है, ये लिंडमैन ने बताया था। तो आपको हमेशा जो इसका ट्रॉफिक लेवल या पिरामिड मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? इस रूप में कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक ऊर्जा आपको घटते हुए दिखाई देगी, कभी भी ऊर्जा आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगी। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा जो फूड चेन है वो मिनिमम कितना होता है? 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल का ही होता है। कभी भी आपको 7 से 8 या 10 से 12 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन नहीं मिलेंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों फूड चेन सिर्फ 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल या ट्रॉफिक स्तर का होता है? क्योंकि ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, मान लो 10 ट्रॉफिक लेवल का हमने फूड चेन बना लिया। ठीक है, तो लास्ट वाले एनिमल तक तो ऊर्जा पहुंचेगी ही नहीं, तो उनको ऊर्जा मिलेगी नहीं, तो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? इसीलिए फूड चेन छोटा होता है, 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल का ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा हमें अपराइट मिलेगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? निम्नलिखित इसमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक घटक नहीं है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो या इकोलॉजिकल पिरामिड? उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह या पारिस्थितिक पिरामिड? कौन सा इसमें से एक फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है? तो देखो,
पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड एक फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो 3 प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमें और आपके समझाने के लिए। ये सबको सिर्फ ग्राफ में दिखाया जा रहा है। लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्रोडक्टिविटी में आपका होता है जैसे जो फोटोसिंथेसिस ने जो भी ऊर्जा बनाई, जिस फोटोसिंथेसिस में जितना भी ऊर्जा बन रही है उसको हम मेजर करते हैं जीपीपी से। जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और यही जो है ट्रांसफर हो रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को, जो प्लांट्स ने यूज किया जितनी ऊर्जा, उसको हम माइनस करते हैं और हमें मिलता है एनपीपी। ये एनपीपी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास हो रहा है। तो जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, प्रोडक्टिविटी बहुत अहम कार्य है, कार्यात्मक घटक है इकोसिस्टम का। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऊर्जा बाकी आगे जाएगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, अपघटन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं, जितने भी, जैसे मान लो ये पत्तियां हैं अमेज़न फॉरेस्ट में या फिर जितने भी घने जंगल है, वहां पर भी जानवर मृत होते हैं, वहां पर भी पेड़ नीचे गिर जाते हैं। तो जब भी जानवर मृत होते हैं, क्या आप और हम उनको गाड़ने के लिए जाते हैं क्या? अगर हमारे घर में किसी एनिमल का डेथ हो गया, हमारे पेट एनिमल का, तो हम उसको गाड़ते हैं। लेकिन जंगलों में आप और हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जंगलों में जब जानवर मर रहे हैं, मृत हो रहे हैं, पत्तियां नीचे गिर रही हैं, तो क्या वो वर्षों तक वैसी रहती है? अगर वर्षों तक वो जानवर वैसी रहेंगे तो सड़ने लगेंगे, बदबू आने लगेगी। लेकिन हमारे इकोसिस्टम में एक प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन। जितने भी डेड बॉडी होती है, एनिमल्स की डेड बॉडी होती है, जितने भी पत्ते गिर जाते हैं, इनको टुकड़ों में तोड़ा जाता है। किनके द्वारा होता है? तो पहले तो डेड बॉडी है, इसमें कौन एक्ट करता है? तो टर्माइट और अर्थवर्म। उसके बाद बैक्टीरिया आता है, ठीक है। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, इतने बारीक बारीक कण में टूट जाता है कि ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो ये बहुत अहम कार्य है इकोसिस्टम का। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा, अगर बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, केचुए, टर्माइट ये काम नहीं करेंगे तो हमारे इकोसिस्टम में बदबू आएगा, स्मेल आने लगेगा, सड़ने लगेंगे, ये डेड डिकम्पोजिंग मैटर सड़ेंगे, ठीक है। तीसरा है एनर्जी फ्लो। अब ऊर्जा का प्रवाह, ये जो ऊर्जा है, जो प्लांट्स ने ऊर्जा बनाई, एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होते जाता है। अगर ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या आप और हमको ऊर्जा मिलेगी? जैसे हमने यहाँ पर कैटरपिलर डिपेंडेंट था ग्रास पे, फ्रॉग डिपेंडेंट है कैटरपिलर पे, स्नेक डिपेंडेंट है फ्रॉग में। तो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। क्या फ्रॉग ऐसा बोलता है मैं तुम्हें ऊर्जा नहीं दूंगा? क्या ग्रास ऐसा बोलती है मैं तुम्हें ऊर्जा नहीं दूंगी? तो ऊर्जा का प्रवाह बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इकोसिस्टम का। तो ये तीनों ही इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इकोलॉजिकल पिरामिड कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास? किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम बायोमास होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम? घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, झील पारिस्थितिकी तंत्र या फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र? किसमें सबसे अधिक बायोमास होता है? किसमें अधिक बायोमास होता है सबसे ज्यादा? किसमें सबसे अधिक बायोमास होता है? तो बायोमास मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पर आप देखो बच्चे, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो कोई भी प्लांट्स की बात करो, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ये प्लांट्स किससे बने हैं? सेल से बने, कोशिका से बना है, ठीक है। और कोशिका में बेसिकली क्या है? ये जो बीचों बीच पदार्थ है साइटोप्लाज्म, ये किसमें क्या उपस्थित है?
तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी सेल हैं उसको अगर आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर हमें मिलेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लिपिड मिलेगा, यही तीनों चीजों से हमारा हर कोशिका बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको विशाल विशाल वृक्ष मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल लूं एलिफेंट और चींटी का, चींटी की साइज इतनी छोटी सी होती है, एलिफेंट इतना विशाल होता है। तो एलिफेंट में ज्यादा कोशिका है कि चींटी में ज्यादा कोशिका है? एलिफेंट में नॉर्मल सी बात है ज्यादा कोशिका है, ज्यादा कोशिका का संख्या है, कोशिका ज्यादा है मतलब वहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। चींटी की साइज छोटी है तो चींटी में कम ऑर्गेनिक मैटर होगा। वैसे ही बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष की बात करूं या छोटे से घास की बात करूं, ठीक है, तो हमारा जो बड़ा बड़ा विशाल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, या आप बात कर लो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, अमेज़न फॉरेस्ट की बात कर लो, कॉन्गो फॉरेस्ट की बात कर लो, जितने भी विशाल फॉरेस्ट है उनमें आपको बायोमास ज्यादा मिलेगा। वही पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करो, अब पॉन्ड में जो छोटे छोटे काई पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जो तालाब के ऊपर सबसे छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, हरे कलर की आपको परत मिलेगी, वो फाइटोप्लैंक्टन है। उसका साइज छोटा है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोमास आपको कहां पर मिलेगा? वन पारिस्थितिकी तंत्र में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, जहां विशाल विशाल वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग जीपीपी एंड एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम? किस पारिस्थितिकी तंत्र के जीपीपी और एनपीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? NPP is equal to GPP minus animal consumption, NPP is equal to GPP plus plant respiration, NPP is equal to GPP minus plant respiration, या NPP is equal to GPP plus animal consumption। क्या होगा? GPP और NPP का कौन सा रिलेशन सही है? इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, GPP और NPP? तो देखो GPP मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी मैंने बताया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो भी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऊर्जा बना रहे हैं, ठीक है, वो ऊर्जा को हम किस रूप में मेजर करते हैं? जीपीपी के रूप में। ठीक है, अब प्लांट्स भी अपने दैनिक प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, अपना उनके दैनिक कार्यों में ऊर्जा खपत हो रही होगी। जैसे हम 2 रोटी खाते हैं, ठीक है, हमने खाना खाया, हमको हर दिन ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, कभी कभी हम वीकेंड में ज्यादा खाना खा लेते हैं, हम बाहर खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने गए, हम एक के जगह 2 छोले भटूरे खा लिए, तो हमने एक्स्ट्रा खाना खाया, वो एक्स्ट्रा खाना क्या हो जाता है? हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब जिस दिन हमने फास्ट रखा, हमने नवरात्रि की फास्ट की, हमने रोजा किया, तो उस समय तो हम खाना नहीं खाते, तो हमारा जो स्टोर्ड फूड है वो क्या होता है? यूज हो रहा है। वैसे ही जो भी हमारे अंदर ऊर्जा है उसमें से कुछ पार्ट यूज होता है और कुछ पार्ट स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जीपीपी प्लांट्स जो है जितना भी ऊर्जा बना रही है उसको हम मेजर करते हैं जीपीपी में। अब इसमें से प्लांट्स अपने दैनिक प्रक्रिया में, मोस्टली रेस्पिरेशन में ऊर्जा को यूज करती। अब जो ऊर्जा बच जाती है प्लांट्स के बॉडी में उसे हम बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या कौन सा रिलेशन सही है? एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस प्लांट रेस्पिरेशन। जितना भी रेस्पिरेशन में ऊर्जा को खपत हुआ है उसको माइनस कर देते हैं जीपीपी में से, तब हमें क्या मिलता है? एनपीपी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the biomass available for consumption to heterotroph and the rate of formation of new organic matter by consumer are defined as। विषम पोषियों के उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास और उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्रमशः सकल प्राथमिक उत्पादकता या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता या द्वितीयक उत्पादकता, या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या द्वितीयक उत्पादकता।
क्या आंसर होगा बताओ? अभी मैंने डेफिनेशन बताया है। तो बच्चे यहां पर देखो, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉफ, जो कि हेट्रोट्रॉफ को मिल रहा है। तो बच्चे यहां पर देखो, प्लांट्स के पास जीपीपी है, प्लांट्स ने जो ऊर्जा खपत की उसके बाद प्लांट्स के बॉडी में एनपीपी है। अब ग्रास हॉपर को, ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स को यहां पर मैंने बताया था ग्रासेस को खा रही है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर के बॉडी में जीपीपी जाएगा कि एनपीपी जाएगा? बचा हुआ ऊर्जा जाएगा ना, शेष ऊर्जा जाएगा, जो प्लांट्स ने अपने दैनिक क्रिया में यूज कर लिया। उसके बाद जो शेष ऊर्जा है वो कैटरपिलर के बॉडी में जाएगा, मतलब कैटरपिलर की बॉडी में एनपीपी जाएगा। ठीक है, तो वही पहला टर्म यहाँ पर बोल रहा है कि बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉफ। हम हो गए, आप हो गए, काऊ हो गया, कैटरपिलर हो गया, हेट्रोट्रॉफ हम सभी परपोषी है, हम सभी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट्स स्वपोषी है, हम सभी हेट्रोट्रॉफिक है। तो हम सभी को कौन सी ऊर्जा मिल रही है? एनपीपी मिल रही है। ठीक है, जीपीपी नहीं मिलेगी, जीपीपी प्लांट्स यूज कर लेगा। जीपीपी में से जो रेस्पिरेशन माइनस होगा हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक है, दूसरा टर्म दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब यहां पर देखो, पहले वाले पॉइंट में दिया है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरे में दिया है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो देखो अब अब आपका बी और डी में से ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमारा पहले वाले में दिया है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरे में दिया है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो क्या इसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो वो होता है जो प्लांट ने बनाया, और यहां पर क्या बोल रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर होता तब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ए और सी तो पहले ही गलत हो गया था, बी अब गलत हो गया, बचा क्या? डी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अरे बच्चे, जो हमें ऊर्जा मिली, ठीक है, जो हमें एनपीपी मिला, अब ये एनपीपी को कैटरपिलर क्या करेगी? तो कैटरपिलर यूज करेगी, उसके बाद आगे ट्रांसफर करेगी। तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो कंज्यूमर के पास, ये कंज्यूमर मतलब जो दूसरों को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उनका प्रोडक्टिविटी को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता। क्लियर हुआ? एलिमिनेशन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, गलती के चांसेस भी कम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर एंड डिकम्पोजर इज कॉल्ड एज। शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को क्या कहा जाता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी क्रॉप या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक फसल या सकल प्राथमिक उत्पादकता। बताओ क्या आंसर होगा? कौन सा यहाँ पर शामिल होता है जो कि हर्बीवोर और डिकम्पोजर को मिलता है? अलग अलग तरीके से वर्ड को चेंज कर दिया गया है, अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वही तो मिलता है, चाहे आप कोई भी अपघटक की बात करो। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रासेस है, ग्रास को किसने खाया? खरगोश ने खाया। ठीक है, खरगोश को किसने खाया? तो खरगोश को हम यहाँ पर वोल्फ खाया, वोल्फ को लॉयन ने खाया। लॉयन की बॉडी यहाँ पर खत्म हो गई, तो इसमें कौन एक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, तो कौन सी ऊर्जा ट्रांसफर हुई? ये एनपीपी ट्रांसफर होते जा रहा है। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ट्रांसफर होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम 170 टन है। हमें बताया है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी हमें दे दिया है 170 टन। ठीक है, फिर बोला है एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर श्वसन में कितनी ऊर्जा यूज हो रही है? 50 टन। तो रेस्पिरेशन में ऊर्जा यूज हो रही है 50 टन। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हमें जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता निकालनी है। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कैसे निकालते हैं? एनपीपी इज इक्वल टू
जीपीपी माइनस आर, जीपीपी दिया हुआ है 170 एंड और आर दिया हुआ है 50, तो कितना आएगा 120 टन। आंसर क्या होगा 120 टन। क्लियर हुआ? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, प्राथमिक उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? लाइट एंड टेम्परेचर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ दिस। प्रकाश और तापमान, जल और पोषक तत्व, उत्पादकों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता, या फिर ये सभी। क्या आंसर होगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? जो प्लांट्स के द्वारा प्रोडक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अब प्लांट्स जो है ये प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, वाटर का यूज होता है, ठीक है, सनलाइट का यूज होता है, बनता क्या है? C6H12O6, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो, लाइट की आवश्यकता होती है, प्रकाश के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। टेम्परेचर, तो आप सभी लोग देखो बच्चे, दो प्रकार के प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो ट्रॉपिकल प्लांट, मतलब 23 से 27 डिग्री के तापमान में ही उग पाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 10 से 20 डिग्री में उग पाते हैं, मतलब ये जो 23 से 27 डिग्री वाले हैं ट्रॉपिकल एरिया में उगते हैं। कुछ ऐसे हैं जो टेम्परेट क्रॉप, टेम्परेट प्लांट होते हैं, टेम्परेट रीजन में उगते हैं। तो हर एक प्लांट का एक निश्चित तापमान सीमा है, उसमें वे उग सकते हैं। आप देखोगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अलग तरीके के प्लांट मिलेंगे, टेम्परेट में आपको कॉर्निफेरस प्लांट मिलेंगे, तो अलग अलग तरीके के प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल तापमान प्रभावित करता है उनको, ठीक है। जल, जल की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स बेसिकली प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? ये प्रोसेस, इस प्रक्रिया में न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ठीक है, मिनरल्स चाहिए उनको दैनिक प्रक्रिया के लिए। ये भी एक प्रकार का दैनिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें जो सनलाइट है, ये सनलाइट किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? क्लोरोफिल के द्वारा। सनलाइट किसके द्वारा ऑब्जॉर्व हो रहा है? क्लोरोफिल, पर्णहरिम के द्वारा। और पर्णहरिम में कौन सा मिनरल रहता है? पर्णहरिम में मैग्नीशियम रहता है। अगर मैग्नीशियम प्लांट को नहीं मिलेगा तो पर्णहरिम नहीं बनेगा, और पर्णहरिम नहीं बनेगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये प्रक्रिया होगी नहीं। तो न्यूट्रिएंट मतलब खनिज। प्लांट्स कहाँ से, प्लांट्स को खनिज कहाँ से मिल रहा है? पानी से, बेसिकली रूट से। तो वो रूट से पानी को भी अवशोषित करता है और खनिज को भी अवशोषित करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, तो हर एक प्लांट का अपना कैपेसिटी होता है, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, ठीक है। जितना ज्यादा बायोमास उतना ज्यादा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होगी। तो ये सभी फैक्टर जो है डिटरमाइन करते हैं कि जीपीपी कितना होगा, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी। क्लियर हुआ सभी को? आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब, अपघटन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है जो सही ढंग से वर्णित है? कैटाबॉलिज्म, लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुली एनारोबिक कंडीशन। लीचिंग, वाटर soluble inorganic nutrients rise to the top layer of soil. Fragmentation, carried out by organisms such as earthworm. Humification leads to the accumulation of dark color substance humus which undergoes microbial action at a very fast rate. बताओ क्या आंसर होगा? इनमें से कौन सा सही तरीके से समझाया गया है? ठीक है, तो बच्चे देखो जो आपका सी वाला है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन विखंडन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पहले किसके द्वारा? अर्थवर्म और टर्माइट के द्वारा। फिर ये जो छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े, इन पे कौन एक्ट करता है? बैक्टीरिया एक्ट करता है। बैक्टीरिया इसको और बारीक कण में तोड़ता है, ठीक है। तो ये विधि है, इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आपको जो लीचिंग दिख रहा है, लीचिंग में लिखा है वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू टॉप लेयर। अरे टॉप लेयर नहीं, बॉटम लेयर में जाता है। अब देखो बैक्टीरिया जब इन पार्टिकल्स को और तोड़ेगा बारीक बारीक कण में, अब ये जो बारीक बारीक कण है सॉइल से नीचे की ओर जाएंगे,
इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लीचिंग, इस प्रक्रिया को लीचिंग। तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन में क्या है, ह्यूमस बन रहा होता है, ठीक है, ह्यूमस बनता है इस प्रोसेस में। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ये एरोबिक कंडीशन में हो रहा है कैटाबॉलिज्म बेसिकली, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में ये जो बैक्टीरिया हैं क्या रिलीज करते हैं अपने शरीर से, एंजाइम रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज कर रहे हैं, एसिड रिलीज करते हैं, इस कण को और बारीक बारीक कण में तोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ, किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में अपघटन दर धीमी कब होती है, यदि डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन, डेट्राइटस इज रिच इन ह्यूमस, डेट्राइटस इज रिच इन शुगर, या फिर डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन और काइटिन। डिकम्पोजिशन रेट जो है कब स्लोवर होता है, तो डिकम्पोजिशन रेट स्लोवर तब होगा जब डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन बहुत ज्यादा होता है। डेट्राइटस मतलब सड़ा गला पदार्थ, सड़े गले पदार्थ का अगर सेल मेम्ब्रेन जो है लिग्निन और काइटिन से बना है तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो स्लो होता है। वही अगर ये किससे भरपूर है, नाइट्रोजन से भरपूर है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, या फिर शुगर की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, या फिर वेट है मतलब वेट तापमान है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है, या फिर तापमान ज्यादा है, ठीक है, इन सभी की स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन का रेट या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, detritivores break down the detritus and this process is known as leaching, fragmentation, humification, mineralization. detritivores detritus को तोड़ते इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है, बताओ इसको क्या कहते हैं। तो अभी हमने देखा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, कोई भी सड़ा गला पदार्थ है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन पहले किससे होता है, तो केचुआ और टर्माइट से, उसके बाद इसमें कौन काम कर रहा है, तो इसमें कार्य करता है बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, ठीक है, इस पे आ रही है बैक्टीरिया काम करने के लिए। ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगी, एंजाइम, एसिड, इसको और बारीक बारीक कणों में तोड़ेगी, ये बारीक बारीक कण। अब ये बारीक बारीक कण जो है सॉइल के नीचे अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे जा रहे हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। अभी जो बारीक बारीक कण है ये बेसिकली क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये पत्ता है किसमें क्या है उपस्थित, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये बारीक बारीक कण क्या जा रहा है, मिनरल्स जा रहा है, मिनरलाइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, बेसिकली मिनरल्स जा रहा है, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन, सबसे ऊपर लेयर में ह्यूमस, डार्क कलर का ह्यूमस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पारिस्थितिकी तंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर कौन सा होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर या सेकेंडरी कंज्यूमर। पहला ट्रॉफिक स्तर हमेशा कौन सा होगा, तो हमेशा ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के जो क्या है, प्लांट्स हो गए या ग्रासेस हो गए। तो हमेशा पहला ट्रॉफिक लेवल किससे स्टार्ट होता है, तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी, जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। इन्हीं से स्वपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं। कभी भी यहाँ पर आपको कंज्यूमर नहीं मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है अपना भोजन का निर्माण नहीं करते, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन मिलेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। तो हमेशा प्रोड्यूसर सबसे पहले ट्रॉफिक स्तर में होता है, ठीक है, जहां से ऊर्जा नेक्स्ट ट्रॉफिक स्तर में पास होते जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 300 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड इन एन प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है, यहाँ पर 300 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप हुआ है, ठीक है, देन हाउ मच एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड। अब इस पीकॉक को कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो आप सभी को पता है लिंडमैन लॉ, लिंडमैन लॉ में 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। अब देखो पॉइंट ये है कि 300 जूल यहाँ पर ट्रैप हुआ है, ये बोल रहे हैं, मतलब 300 जूल ऊर्जा इनको मिल चुकी है, ठीक है। तो माइस को कितनी मिलेगी, चूहे को कितनी मिलेगी,
10% किसका? 300 जूल का। तो 10% का मतलब कितना होगा? 30। चूहा को कितना मिल रहा है? 30 जूल मिल रहा है। ठीक है, अब स्नेक को कितना मिलेगा? सांप को कितना मिलेगा? तो इसका 10%, किसका 10%? 30 का 10%। तो ये 0 ये 0, तो कितना हुआ? सांप को कितना मिला? 3 जूल मिला। अब पीकॉक को कितना मिलेगा? 3 जूल का 10%। तो 10% 3 जूल का, ये 0 कटा, कितना हुआ? 0.03 जूल। तो यहाँ पर जब हम पीकॉक को देख रहे हैं तो पीकॉक को 0.03 जूल मिल रहा है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? 0.03 जूल कैसे पीकॉक को मिला? अब यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर होगा, अगर पीकॉक से और आगे फूड चेन रहता तो उसको 0.0 और बढ़ते जाएगा, यहाँ पर उसका और 10% कर लो, 0.003 जूल। तो इसीलिए सिर्फ 3 से 4 ट्रॉफिक स्तर ही पाया जाता है, क्योंकि लास्ट के एनिमल्स तक ऊर्जा पहुंच ही नहीं पाती। इतनी कम ऊर्जा पहुंचेगी कि उनको जितना ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा पहुंच नहीं पाती है, इसलिए जो फूड चेन है वो छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Linneman for the first time gave energy transfer law which states that only 20% of the energy is transferred to strophic level, only 10% of energy is transferred to strophic level, only 30% of the energy is transferred to strophic level, only 50% of energy is transferred to strophic level। तो लिनमैन ने क्या बताया था? केवल 10% ऊर्जा ही एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक इन द फॉलोइंग फूड चेन। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित कड़ी की पहचान करो। अब देखो, प्लांट है, प्लांट के बाद इंसेक्ट है, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग है, फ्रॉग के बाद ए के बाद ईगल है। बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर? क्या हो सकता है, क्या संभावित कड़ी हो सकती है? अब देखो, क्या यहाँ पर रैबिट हो सकता है? तो बच्चे रैबिट तो फ्रॉग को खाता ही नहीं है, रैबिट कैसा है? ग्रासेस को खाता है। ठीक है, तो रैबिट तो यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो, क्या यहाँ पर वोल्फ हो सकता है? वोल्फ क्या फ्रॉग को खाएगा? तो बच्चे वोल्फ बड़ा एनिमल है, उसके लिए फ्रॉग बहुत छोटा, इतना छोटा सा जीव, तो वोल्फ के लिए अगर हम उसको फ्रॉग खाने देंगे उसको पेट ही नहीं भरेगा। जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको एक छोटा सा रोटी का कण, इतना छोटा सा बाइट दे दूं, आपकी और हमारी खुराक होगी 3 रोटी 4 रोटी से पेट भरता है। अब मैं आपको बोलूंगी जो छोटा सा बच्चे के लिए हम जो रोटी बनाते हैं ना गोल वाला, इसको बोलूंगी यही एक रोटी खा के दिन भर जीना है। आप बोलोगे मैडम क्या बात करते हो, इतना बड़ा पेट है, इस रोटी से क्या पेट भरेगा? कम से कम 20-25 रोटी चाहिए फिर तो। ठीक है, तो वोल्फ क्या मेंढक को खा करके पेट भरेगा? नहीं। तो वोल्फ मेंढक का सेवन नहीं करता, उसको थोड़ा बड़ा जीव चाहिए, वो खरगोश को खा सकता है। ठीक है, उसको थोड़ा बड़ा साइज का जीव चाहिए, बायोमास ज्यादा चाहिए उसका पेट भरने के लिए। तो भेड़िया भी यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, क्या पैरट हो सकता है? क्या तोता यहाँ पर हो सकता है? क्या तोता मेंढक को खाएगा? नहीं खाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या? कोबरा। सांप यहाँ पर रहेगा, सांप का पेट भर जाएगा फ्रॉग को खाने से। ठीक है, और सांप को कौन खा सकती है? ईगल खा सकती है। तो ये आंसर क्या होगा? कोबरा। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है? एलिमिनेशन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, हमें एलिमिनेट कर करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे आप सभी लोग को बता दूं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी आपका नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया है। आप सभी लोगों को एक जानकारी दे दूं, जो भी यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन दे दूं। यहाँ पर तो आपको यूट्यूब में लाइव क्लासेस मिल रही होगी एमसीक्यूज फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए, अब अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना है तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के कलाम एकेडमी डाउनलोड करना। जब कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर जाकर के आपको कोर्सेज में जाना है। कोर्सेज में जब आप जाओगे तो वहां पर आप सेलेक्ट करना CUET अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, इसे सेलेक्ट करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा।
ठीक है। अब इस इंटरफेस में आप जाओगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएगा। मान लो आपको डोमेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी करनी है, तो आप अलग से जनरल टेस्ट लैंग्वेज का कोर्स खरीद सकते हो, मात्र 999 में अवेलेबल है। इसका एक्चुअल प्राइस 3500 है, अभी ऑफर चल रहा है इसमें, ठीक है। अगर आप कॉमर्स डोमेन की, अगर आपके कोई दोस्त होंगे कॉमर्स डोमेन की, तो उनको बता देना कि उनके लिए कॉमर्स लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एक कॉम्बो पैक चल रहा है, ठीक है। इसका एक्चुअल प्राइस है 5310 रुपए, ठीक है, 5310, और इसका अभी जो प्राइस चल रहा है 1499 है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर आपके कोई दोस्त होंगे जो आर्ट्स डोमेन के होंगे, तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा, जिसमें कॉम्बो ऑफर चल रहा है, आर्ट्स प्लस लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तीनों आपको मिल जाएंगे मात्र 1499 में। आप जितने भी यहाँ पर साइंस डोमेन वाले बच्चे हो, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर आपको अलग से कोर्सेज मिल जाएगा, जिसमें लैंग्वेज आपको इंग्लिश मिलेगी, साइंस के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मिलेगा मात्र 1499 में। साथ में आपको इसमें क्या क्या चीजें मिलेगी, तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए 7240012121 या फिर 9982844044 में आप संपर्क कर सकते हो, जो भी आपको डाउट है। ये जो ऑफर चल रहा है ये सीमित समय तक के लिए, वापस से कुछ टाइम बाद ये ऑफर का ये जो एक्चुअल प्राइस है 5310 हो जाएगा, ठीक है। तो आप तब बोलिएगा मत कि मैम आपने बताया था प्राइस अभी ये है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए ये ऑफर चल रहा है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। उसके पहले आप लोगों को मैं एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर कलाम सीयूईटी की चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर इसको भूलना नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना है, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सेशन के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आप मिस ना करो, ठीक है। चांस आपको टाइम से आना है सेशन में, क्योंकि आप लोग कोई 15 मिनट लेट ज्वाइन कर रहा है, कोई 10 मिनट लेट ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस निकल जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा दिया जाता है, ठीक है। तो बीच में ज्वाइन करोगे तो आप ही लोगों का लॉस होगा, ठीक है। तो वापस से मिलेंगे इसी समय पे, इसी चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।